नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज के क्लास में 16 मार्च वाले पेपर का सेकंड शिफ्ट के सभी सवालों को लेकर आए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। हर एक सवाल को लगाने का एक यूनिक और स्मार्ट तरीका आपको बताने वाले हैं, इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं। सभी सवाल बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप सारी चीज़ें जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर जब भी आपको प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया गया हो, इन दोनों के बीच में रेशियो दिया है, फिर बीच में लगा है प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, और फिर बी और सी के बीच में यहाँ पे रेशियो लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। जो ये बीच वाले हैं, अंदर अंदर वाले, इनका मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बी स्क्वायर है किसके बराबर हो गया, यहाँ पर ए और सी के मल्टीप्लाई के, यानी कि ए इंटू सी हो गया। हमें सी की वैल्यू 4a दिया है और यहाँ पे b की वैल्यू 6 दे रखी है। हमें c का धनात्मक मान चाहिए। अगर c का मान चाहिए तो b और a को हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 6 है। तो अगर b की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें c का मान चाहिए। यहाँ देखिए, अगर a की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि c की अपॉन 4 हो गया। तो ये हो जाएगा c अपॉन 4 a की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर c है। अब देखिए ये 4 इधर आएगा तो c स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 36 इंटू 4 होगा। 36 इंटू कितना होगा, 4 हो जाएगा। और स्क्वायर यहाँ लगा है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यानी c की वैल्यू स्क्वायर रूट 36 यानी 6 और स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2। इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 12 के बराबर आएगा और नेगेटिव वैल्यू -12 आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो उधर जाएगा। तो जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस के साथ लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। पार्टनरशिप का बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। सुमन, कुणाल और पूजा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1510 और 1280 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ टोटल इतना मिलता है तो लाभ में पूजा का हिस्सा कितना होगा। पूजा का हिस्सा मतलब 128, ठीक है, मतलब 1280, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए आपको यहाँ पर वर्ष के अंत में लाभ दिया गया है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सुमन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1050, 105 ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब रेशियो लेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे तो ये जीरो और ये जीरो खत्म हो जाए, क्योंकि तीनों में 10-10 है मल्टीप्लाई होके, है ना। तो यहीं पर हम जीरो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इंटू इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला है, यानी 1 साल के बाद। अब तीनों का पैसा 1 साल के बाद ही देखा जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम तो 1 साल और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फ़ायदा है नहीं। सीधे हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे का पैसा, कुणाल का पैसा 151 रुपया लगा है, और तीसरे का पैसा यानी कि पूजा का पैसा 128 रुपये लगा है। टोटल ये जो रेशियो आया है ये लाभ का रेशियो आया है, यानी प्रॉफिट का रेशियो। अगर टोटल प्रॉफिट देखा जाए यहाँ से कितना होगा, 5 1 6 8 14 को हो गया 4, है ना, बचा 1, तो 2 1 3 और 5 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 384, ये हो गया 384, ठीक है। देखते जाइएगा, ये जो 384 यूनिट है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, टोटल लाभ यही ना प्राप्त होता है 1650। तो ये जो है 1650 की वैल्यू 384 हमें निकालनी किसकी है, 128 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 128, 28 तियाँ 84 होता है, 28 नहीं 84 होता है, ठीक ना। और 1 का 3 गुना 300, मतलब ये डायरेक्टली 3 से आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट गया तो ये पूजा का आ जाएगा, निकाल लीजिए। इसका 3 भाग करना है, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15 और 0, 550 रुपये। 550 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बेईमान दुकानदार वाला है और इस टाइप के सवाल को लगाने का हम एक ही तरीका आपको बताते हैं, रेशियो मेथड। सीपी और एसपी का रेशियो बनाना होता है इस टाइप के सवालों में। क्या करना है समझते जाइए। एक दुकानदार अपने माल को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते हैं। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 5 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है, तो 5 के कॉस्ट प्राइस वाले सामान को 3 के लॉस पर बेचेगा, यानी कि 2 में बेचेगा।
अब समझते जाइए, प्रश्न तगड़ा है। फिर कह रहा है कि और वह 90% का लाभ प्राप्त करता है, 90% का लाभ कमा ले जाता है गलत बाट का प्रयोग करते हुए, गलत वेट का प्रयोग करते हुए भी उसने 90% का प्रॉफिट कमा लिया ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए वह वास्तव में किस वजन का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के लिए किस वजन का प्रयोग करता है। देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको बताया है हर बार कि जितने का दुकानदार आपसे पैसा ले लिया, जितने का पैसा आपसे ले लेगा वो सेलिंग प्राइस में जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का पैसा ले लिया वो, है ना, 1 किलोग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन आपको सामान कम देगा वो, क्योंकि वाट जो वजन है वो कम है ना, बता नहीं रहा है वो, बेईमानी कर रहा है, घपला कर रहा है यहाँ पर। तो जितने का पैसा लिया, कितने का पैसा लिया वो, 1 किलोग्राम का, मतलब वो सेलिंग प्राइस में जाएगा 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब वो जितना आपको सामान दिया वो कुछ रहा होगा, जितना सामान देता है वो कॉस्ट प्राइस में जाता है। कितना सामान दिया आपको, मान लेते हैं कि हम x रुपए यहाँ पर दिया, सॉरी x ग्राम यहाँ पर दिया। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल है, अब यहाँ पे आपको सक्सेसिव लेना पड़ेगा। ये जो ओवरऑल है, ये ओवरऑल प्रॉफिट निकल कर आएगा नीचे। आपका प्रॉफिट क्या आएगा, देखिए प्रॉफिट कितना ओवरऑल मिल रहा है, 90% का। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होती है, यानी 10 पर 9 की प्रॉफिट ले गया वो, मतलब 10 के सामान को 9 के प्रॉफिट यानी कि 19 में बेच रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो सक्सेसिव में इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो जो होगा इन दोनों के बराबर होगा, है ना। तो 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू थाउजेंड यानी कि 2000, 2 इंटू 1000 यानी कि 2000, ये बराबर होगा 10 और 19 के रेशियो के, है ना। तो 10 बटे यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब सीधे सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, 2000 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 4000 और डिनोमिनेटर में 19 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 19 दूना 38, बचा 2 20, 19 से कम 19, फिर बचा 10, तो नहीं कटेगा, 0 चला जाएगा, 0 बार, फिर पॉइंट 210 दशमलव समथिंग आएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलिए नेक्स्ट। पहले शिफ्ट में भी इस टाइप का सवाल पूछा गया था, हमने उसको करवाया भी था अच्छे तरीके से, जो लोग देखे हैं वो ये सवाल उनको बन जाएगा। 2 ट्रेनें हैं, 110 kmph और 120 kmph की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। मतलब एक ट्रेन अगर इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इस साइड चल रही है। दोनों की स्पीड दी गई है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 2 स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देते हैं। जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को, मतलब टनल को, या किसी यहाँ पे मतलब जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है उसको पार कर रही है, तो ऐसे केस में जो चली गई दूरी है वो दोनों की लंबाई के बराबर होता है, मतलब दोनों की लंबाई का सम होता है। अब एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है, मतलब एक दूसरे को पार कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पार करने में जो चली गई डिस्टेंस है वो उन दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर होगी। जो पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, पहले ट्रेन की लंबाई जो कि दी गई है 450, दूसरे ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, ये आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बात करते हैं स्पीड की। यहाँ पे दोनों में से एक अगर स्थिर होता तो एक का ही स्पीड लिया जाता, लेकिन चूंकि दोनों चल रहे हैं तो जब दोनों चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में अगर चल रहे होंगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो स्पीड घट जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसका स्पीड 120 है ना, ऐसा कह सकते हैं, और इसकी स्पीड 110 है। तो ऐसे केस में इनका दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में जोड़ लेंगे तो 330 आ जाएगा, है ना, 330। ठीक है, सॉरी 230, है ना, 230 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 230 जोड़ लेंगे तो। ये दोस्तों किलोमीटर पर आवर में है और इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है और टाइम भी यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये बदल गया आपका मीटर पर सेकंड में। स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 12, बस काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, एल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में,
ये कटेगा क्या 3 से, 3 2 5 नहीं कट पाएगा, है ना, नहीं कट पाएगा। तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू यहाँ पे 5 दूना 10, तो 2300 हो गया। 2300 डिवाइड बाई 3, 2300 डिवाइड बाई यहाँ पर 3, और ये 450 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, 450 उधर जाके घट गया। अब चाहे इसको इसमें मल्टीप्लाई करके पहले घटा लीजिए या इसको डिवाइड कर लीजिए फिर घटा लीजिए। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 सते 21, बचा 2 तो 20 हो गया, 3 छके 18, फिर बचा यहाँ पर 2 तो 20 हो गया, फिर 3 छके 18, फिर 0.66 ये आता चला जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पर 450 है। घटाइए तो 300 और 16, ठीक है, 316.67 है ना, 66 ही आएगा, मतलब 67 ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यही तो एल की वैल्यू पूछा गया था, है ना, दूसरे ट्रेन की लंबाई। समझ में आया कैसे करना है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू रखनी है। मेंसुरेशन का प्रश्न है, बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया सवाल। भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ABC को 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन कितना होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों साइड्स को देखकर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स। तो 3 4 5, तो यहाँ पर एक साइड हम बना लेते हैं कि 3 हो गया, ये है ना, ये साइड आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 होगा, क्योंकि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि इसी के परितः घुमाया जा रहा है ना, इसी के अलोंग आपका चारों तरफ घुमाया जा रहा है। इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा यहाँ पर शंकु। ठीक है, घुमाया जाता है। तो अब बताइए, अगर हम घुमाएंगे इसको तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अरे भाई इस तरीके से बन जाएगा, है ना, चारों तरफ घूम लेगा ये। इसको थोड़ा सही से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से घूमेगा, और जब घूमेगा ये वाला साइड यहाँ पर आएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मतलब रेडियस हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका R बन गया, और ये 3 जो है ये आपका हाइट है, और ये जो 5 है ये आपका स्लैंट हाइट है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, दूसरा रेडियस, और तीसरा स्लैंट हाइट, जो तिरछा हाइट है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस प्रकार प्राप्त ठोस आयतन का, ये एक आयतन है, सॉरी शंकु है, इस शंकु का हमें आयतन लिखना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर इंटू एल, ये ना होता है, ठीक है, पाई आर एल नहीं, पाई आर एल तो उसका होता है, सिलेंडर का होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम का अगर फार्मूला लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एल का लेना देना इसमें नहीं होता है। चलिए अब देखिए, तो सारी चीज़ें रख दीजिए, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है 3.14, है ना, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट 3 के बराबर। तो 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। यूनिट डिजिट से देख सकते हैं क्या, बिल्कुल देखा जा सकता है। देखिए 4 इंटू 6 24 आएगा, लास्ट में 4 होगा आपका, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा ही आएगा, और साथ में 4 भी आएगा लास्ट में। यहाँ 1 है ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 5 है ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 2 है ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 4 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच से करना है सवालों को। आगे चलिए, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बढ़िया सा प्रश्न है ना, सिंपल है लेकिन बन जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि यहाँ पे RQT 58 डिग्री है तो आपको बताना है यहाँ पर कि भैया PSR एंगल कितना होगा, है ना। तो पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का एक्चुअली मतलब ये होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो एक सर्किल के अंदर बना हो, उसके सेंटर कह रहे हैं, सरकमफेरेंस को टच करते हुए, ठीक ना। तो एक सर्कल पहले बना लेते हैं, है ना, इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से टच करते हुए। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें PQRS है ना, PQRS, तो RQT आपको 58 डिग्री दिया है। अच्छा, PQ को मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए ये है P, इसको मान लेते हैं Q,
इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं यहाँ पर S, ठीक है। तो पी क्यू को T तक बढ़ाया जाता है, ये पी क्यू है, इस साइड को आप बढ़ा दीजिए सीधे सीधे, सीधे ही ना बढ़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट तक हमारा बढ़ गया, ये पॉइंट T है। अब आगे सुनिए क्या बोला जाता है कि भाई एंगल आर क्यू टी, ये एंगल जो दिया गया है आपको 58 डिग्री दिया गया है, 58 डिग्री। आपको पूछा क्या है, पी एस आर है ना, पी एस आर, यानी ये एंगल हमें यहाँ पर चाहिए, निकाल कर बताना होगा, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पर। तो ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये एंगल कितना होगा, तो चूंकि ये पूरा एक लाइन है और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 58, यही ना होगा, 180 माइनस 58 डिग्री। अब अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों का सम, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, यानी चक्रीय चतुर्भुज में, तो हमें ये पूछा था ना, तो बताइए ये तो 58 डिग्री ही होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका और इसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो +58 -58 कट जाएगा, 180 बचेगा, है ना। तो 58 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम 1116 और उनका एचसीएफ 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बढ़िया प्रश्न है ना। अब ऐसे में देखिए, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक संख्या तो दी गई है 372, 372, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, और एलसीएम कितना दिया है 1116 और एचसीएफ कितना दिया है 186। बस यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए। वैसे आप लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर 6 × 6 36, मतलब इधर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब यहाँ का यूनिट डिजिट 2, और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले? अब देखा जाए तो यहाँ 0 है, क्योंकि बी की वैल्यू रख रहे हैं, बी इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर 0 रखेंगे 2 × 0 0 आ जाएगा, 6 नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 रखेंगे 2 × 5 10 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 रखेंगे 2 × 8 16, ये हो सकता है। 2 रखेंगे 2 × 2 4 होगा, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो 558 यूनिट डिजिट से हमारा सवाल बन गया। काटा पीटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ताकि आप उनका यूज कर सकें जहां पर पॉसिबल हो। ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि भैया 80 का 15% है ना, 80 का 15%। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएँ तो और ज़्यादा अच्छा है। 15 × 8 = 120, मतलब ये हो गया 1200, है ना। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1200% हो गया। 1200%, और परसेंट से 2 0 कट जाते हैं, मतलब सीधे सीधे 12 आ गया ये वैल्यू। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस लगाया तो माइनस। भाई देखिए ना, 15 × 8 = 120 मतलब 1200 हो गया, क्योंकि एक 0 यहाँ पहले से है। और परसेंट भी लगेगा, तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। याद रखिएगा, जब भी परसेंट लगता है तो 2 0 खत्म हो जाते हैं उसके साथ, जिसके साथ लगा हुआ होता है। ठीक है ना, या फिर मल्टीप्लाई में हो तो ये खत्म हो गया, मतलब सीधे सीधे 12 आ गया। अब इसको देखिए, 36√6 होता है, तो ये जो 6 है इस 6 से कट जाएगा। और 216 का क्यूब रूट यहाँ पर दिया है, मतलब ये भी 6 है। 216 का जो क्यूब रूट होता है ये भी आपका 6 ही है। तो 6 × 3 यानी 18 हो गया। सॉल्व हो गया आपका आंसर, ये माइनस का 6 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना सिंपल था, ओरली बन जाता है ये सवाल, है ना। ओरली मौखिक लगा सकते थे इस सवाल को। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यदि समीकरणों, ये आपको पहला समीकरण दिया गया है और ये दूसरा समीकरण दिया गया है, इसका एक रूट उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इनमें एक रूट कॉमन है, ठीक। और पहले समीकरण मतलब इस वाले समीकरण के मूल रूट्स इक्वल हैं, ठीक ना। तो इसके रूट्स यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0 होता है। डी की वैल्यू यहाँ पर, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब एक बात याद करिए, अगर हम पहले इक्वेशन के बारे में देखें, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x² है ना, x² - 3px + q = 0, ये पहला इक्वेशन है। इस पहले इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि समीकरण के रूट्स इक्वल होंगे।
रूट्स इक्वल होंगे तो रूट्स निकाला जा सकता है। कौन सा फार्मूला लगा के? श्रीधराचार्य सूत्र। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। यही ना होता है। अब ये चीज़ तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको जीरो मान लीजिए, ये तो जीरो ना आएगा, है ना, d की वैल्यू जीरो है पहले इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b की वैल्यू कितनी है? ये पूरा, ये b का वैल्यू है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहीं से ABC इसमें लिया जाता है। मतलब a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, तो b हमारा x के बगल में है यानी कि -3p, तो -3p हो जाएगा, अपॉन में 2a, तो ये होगा 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है ना, तो 2 × 1 2 ही आएगा, यानी ये सीधे सीधे आ गया 3p/2। x की वैल्यू 3p/2 आ गई, मतलब पहले इक्वेशन के लिए एक ठो रूट हमारा 3p/2 आ गया। अब चूंकि दोनों रूट सेम ही होंगे, x की दो वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू बराबर हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के एक ठो रूट जो है वो कॉमन है, मतलब जो यहाँ पर x की एक ठो वैल्यू आएगी, इसके लिए भी वही एक ठो वैल्यू x की सेम होगी, मतलब इन दोनों के लिए x की एक ठो वैल्यू सेम आएगी। तो जो इसकी x की वैल्यू आई है इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। तो इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 3p/2 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस 2 × k × x, x की वैल्यू है कितनी? 3p/2, है ना, ये हो गया, और प्लस का t इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगा ना x की वैल्यू। अब यहाँ से काटा पीटी, ये कट जाएगा आपका, ये कितना हुआ? 9p², है ना, 9p² डिवाइड बाई यहाँ पर 4, और माइनस का ये कितना होगा? 3kp, है ना, ये 3pk कर लीजिए, प्लस का t इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। अब देखिए और क्या काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, ये वाला, ये कंडीशन हमें पता है ना, d इज इक्वल टू 0 पहले वाले इक्वेशन के लिए। तो d का मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अच्छा, इसके लिए b कितना है? -3p, ये हो गया b, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 × c की वैल्यू कितनी है? q है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा × q, ये वैल्यू 0 के बराबर है पहले इक्वेशन के लिए, d की वैल्यू 0। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9p², है ना, और ये होगा -4q उधर जाएगा तो +4q हो गया, ये हो गया प्लस का 4q, मतलब 9p² की जगह पे हम 4q रख सकते हैं। तो 9p² की जगह पर यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 4q रख देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका q, है ना, ये हो गया q आपका, और प्लस यहाँ पर t है, तो प्लस का t इज इक्वल टू -3kp उधर चला जाएगा, तो प्लस का 3kp कहिए, pk कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें यही t + q का होल स्क्वायर पूछा था, मतलब इसका होल स्क्वायर पूछा था, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9, p का स्क्वायर p² और k का स्क्वायर k², मतलब 9p² k²। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टाइम एंड वर्क का है। रीमा और जूही जब प्रत्येक अकेले काम करती हैं तो एक काम को 12 और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। रीमा यहाँ पर 12 दिन लगा रही है, ध्यान से देखते जाइएगा, और जूही को 36 दिन लग रहा है। 12 और 36 कैल्शियम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 36 है ना, 12 और 36 कैल्शियम 36, 36/12 3, 36/36 1 आ गया। दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, इफिशियंसी मिल गई हमें, कार्य क्षमता। फिर कह रहा है प्रत्येक एकांतर दिन यानी अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर, है ना, में काम करती हैं, जिसमें रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम शुरू करती है। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले दिन रीमा शुरू की, तो ये रीमा का है। रीमा पहले दिन 3 यूनिट काम करेगी, पहले दिन, है ना, फर्स्ट डे, और दूसरे दिन फिर रीमा काम नहीं करेगी, जूही काम करेगी, जो कि 1 यूनिट काम करेगी। तो मतलब 2 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो 4 यूनिट काम हो जा रहा है। 2 दिन के अंदर 4 यूनिट काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। टोटल काम पूछा गया है कितने दिन में होगा, तो 36 टोटल काम है। इस 4 को 36 बनाना है, 36 काम करवाना है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना ये आ जाएगा आपका 18, और इधर हो जाएगा 36, मतलब 18 दिन में आपका 36 काम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़िए नेक्स्ट पर।
देखिएगा, पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोरी को इस प्रकार थामे हुए है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी? अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इस सवाल को 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे करने के लिए, सीधा सीधा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप भी सिर्फ देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन कैसे, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर ये ज़मीन है, इस ज़मीन से पतंग उड़ा रहा है लड़का, डोरी की लंबाई दी गई है, यहाँ पर आपका पतंग है, ठीक ना, यहाँ पर पतंग है, और ये जो लंबाई दी गई है ये 24.4 मीटर का है, ये 24.4 मीटर का है। फिर बोला जा रहा है कि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक ना, यहाँ से ज़मीन से पतंग की लंबवत ऊंचाई निकालनी है, यानी ये हाइट हमें चाहिए। अब इसमें ये चीज़ दिया है, अच्छा 30 डिग्री पर उड़ा रहा है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा, है ना, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब आपको बताया गया है कई बार 30 डिग्री जब भी बने तो उसके अपोजिट वाला 60 डिग्री पक्का बनेगा, क्योंकि ये चीज़ 90 डिग्री होता है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछे जाते हैं। तो अगर एक राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है और ये 30 है तो ये पक्का 60 होगा, और अगर एक ठो 60 है तो उसके अगले वाला 30 हो जाएगा, है ना। 30 और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने वाला अगर एक यूनिट है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड अगर एक यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3 यूनिट होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 यूनिट होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला 1 और √3 को लेकर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 2 यूनिट आएगा, है ना, मतलब ये जो कर्ण है हाइपोटेनस 2 यूनिट आता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 24.4, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है? पतंग की ऊंचाई ज़मीन से, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू ये पूछी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 2, मतलब कि 12.2, ठीक है। 24.4 का आधा करेंगे तो 12.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था कॉन्सेप्ट यहाँ पर, आई होप सभी लोग सीख गए होंगे। एवरेज का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 11 परिणामों का जो औसत है वो आपको दे रखा है 61। यदि पहले 6 परिणामों का एवरेज 64 है और अंतिम 6 का एवरेज यहाँ पे 61 है तो छठा परिणाम क्या होगा, है ना। ध्यान से समझते जाइए भैया। ऐसे देखिए, यहाँ पे टोटल है, यहाँ पर 11, टोटल 11 नंबर हैं और उन सभी का एवरेज आपको 61 के बराबर दे रखा है। हम ये कहें कि शुरू के 6 अगर लेंगे हम लोग, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, चौथा, पाँचवा और छठवां, ये 6 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 हो गए। अब इसमें से ये बोला गया कि भाई शुरू के 6 का इनका जो एवरेज दिया गया है वो 64 दिया गया है ना। और लास्ट के 6, तो लास्ट के 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला इनका जो एवरेज दिया गया है वो आपको यहाँ पे 61 के बराबर दिया गया है। अच्छा, अंतिम 6 का एवरेज 61 के बराबर दिया गया है। तो छठा परिणाम क्या होगा, मतलब ये वाला 6th नंबर, ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, वैल्यू हमें बताना है। ये देखिए, अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो एवरेज होता है ये होता है सम ऑफ डाटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। अगर यहाँ से सम निकालें हम लोग तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज, है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, यही होगा। चलिए देखते जाइए बड़े ध्यान से। अगर यहाँ पर इन सब का यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू के 6 डेटा का अगर हम एवरेज टोटल सम निकालना चाहें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एवरेज कितना है 64 इंटू नंबर कितने हैं 6 ठो, यहाँ तक का सम आ गया। फिर इसके बाद इधर का सम निकालिए, कितना होगा यहाँ पर बताइए, तो एवरेज 61 है इंटू 6 ठो डाटा, ये हो गया। और इनका टोटल कर लीजिए। अब जैसे ही टोटल आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये सम है, यहाँ से यहाँ तक का ये सम है। अगर दोनों को टोटल करेंगे तो ये जो बीच वाला नंबर है ये 2 बार जुड़ गया है, ये 2 बार जुड़ चुका है, ठीक है। और सब का टोटल आएगा, मतलब सभी टोटल में से एक बार ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो जब एक बार एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो इसको निकालने के लिए हम इन सभी टोटल में से क्या कर देंगे, सभी 11 का माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास निकल जाएगा। तो सभी 11 का कितना होगा, 11 इंटू यहाँ पर 61, है ना, क्योंकि 11 परिणाम है, 11 नंबर हैं और इंटू यहाँ पे एवरेज यानी 11 इंटू 61। अब इसको यूनिट डिजिट से लगाना है, यूनिट डिजिट से लगा लीजिए, बाकी और कोई तरीका लगाना है और कोई तरीका लगा लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग है। यही हमारा सवाल का आंसर होगा। 6 चौके 24 यानी 4,
6 एक कम 6 यानी कि 10, 6 4 10 माइनस यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9 आएगा। तो लास्ट में 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा दोस्तों इस सवाल को। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्कूल कार्यक्रम के लिए एक शंकु के आकार का तंबू बनाया जाना है। आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और तंबू की जो ऊंचाई है वो 24 मीटर है। तंबू के पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे बताना है आवश्यक कपड़े की टोटल लंबाई कितनी होगी। इसको सिर्फ देख के आंसर बताया जा सकता है ना भाई। अगर थोड़ा सोचिए कि जो भी कपड़ा लगाया जाएगा वो बाहर बाहर लगाया जाएगा, उसी का तो एरिया हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर आपको दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर का 40 रुपया लग रहा है। तो अगर हमें टोटल एरिया मिल जाए, उस टोटल एरिया में बस 40 का हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो टोटल एरिया अगर शंकु की बात की जाए तो टोटल एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर बाहर का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका पाई आर इंटू एल, है ना। ये स्लैंट हाइट है, ये आपका एरिया हो गया, CSA हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में हम 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कि 40 इंटू पाई आर इंटू एल, यही होगा। अब बड़े गौर से जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको 7 गिवन है। आपको हाइट दे रखा है, h दे रखा है 24 दे रखा है ना 24, लेकिन हमें L नहीं दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। तो स्लैंट हाइट इसमें से निकालते हैं। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आंसर यहीं से निकल जाएगा। आपको ना तो रेडियस की वैल्यू रखनी ना स्लैंट हाइट की वैल्यू रखनी, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। तो L का जो स्क्वायर होता है यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ये होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये शंकु के लिए है, इसको याद रखना है आपको, ठीक ना। अब आगे बढ़िए। इसमें एक नंबर ऐसा है पाई जिसका वैल्यू 22/7 रखना है। इस 22 का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 11 है ना, 2 इंटू 11। तो जहाँ भी पाई का मल्टीप्लाई हो रहा हो दोस्तों, उसमें 11 का मल्टीपल आप चेक करिए। जब भी आंसर में आपके पाई का मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, कौन से ऑप्शन में है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से नहीं कटेगा। ये 11 दूना 22, ये कट जाएगा 11 से। 11 दूना 22, 1 बचा 18 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा ये 11 से। ये भी आपका 11 से नहीं कट पाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है बी, 11 से कटने वाला, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही बस करना था। पाई यानी 22 मतलब 11 का मल्टीपल चेक करना है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। रेखा AB रेखा CD के समांतर है, ठीक। 2 रेखाएं यहाँ पर बना लेते हैं, एक रेखा ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, AB और CD। एक तिर्यक रेखा PQ है, AB को M पर और CD को N पर काटती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न बन गया, ठीक ना। ये आपका P है, ये आपका AB है ना, ये A है और ये आपका B है। फिर ये रेखा C और ये D है। फिर एक रेखा P और Q है ना, P और Q काट रही है। AB को M पॉइंट पर काट रही है, ये पॉइंट M है, और CD को N पॉइंट पर काट रही है, ये पॉइंट N है। फिर कह रहा है कि यदि PMB ये एंगल आपको 5x दिया गया है, ठीक है, ये एंगल 5x डिग्री दिया गया है, और BMN मतलब ये एंगल आपको 3x प्लस 2y गिवन है, और DNQ मतलब ये एंगल आपको x प्लस 3y गिवन है ना, x प्लस 3y गिवन है। तो BMN निकालना है, कौन सा, BMN मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ठीक ना। BMN है ना, BMN, ठीक है। तो देखते जाइए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, बिना प्रॉपर्टी के तो होगा नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, याद रखिए, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, एक स्ट्रेट एंगल दोनों मिलाकर। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब 5x और 3x प्लस 2y, इन दोनों का सम 180 होगा। तो 5x प्लस 3x यानी कि 8x प्लस 2y हो गया। 8x प्लस 2y, इसकी वैल्यू 2y है ना, 2y, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब ये जो एंगल है, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, है ना। दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y, ये किसके बराबर होगा, x प्लस 3y के बराबर है, x प्लस 3y के बराबर। ये इधर आएगा तो 2x बन जाएगा, और ये 2y उधर जाएगा तो y बन जाएगा, मतलब y की वैल्यू 2x है, इसमें रख लीजिए। तो यहाँ पर होगा 8x प्लस y की वैल्यू अगर 2x रखेंगे तो 2 इंटू 2x यानी कि 4x होगा,
तो 4x यहाँ पर 180 यानी 12x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 15 है ना, 180/12 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ रखिए, x की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 दूना 30, तो y की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री हो गई। हमें ये चाहिए था, ये निकाल लीजिए कितना होगा 3 × x, x की वैल्यू है कितनी 15, तो 15 × 3 45 प्लस 2 × y, y का डबल, y कितना है 30, 30 का डबल 60 होगा, तो ये आ जाएगा 105। 105 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये था इस सवाल को लगाने का बढ़िया कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं इस शिफ्ट के 16 प्रश्न, 14 प्रश्न हमने इस क्लास में करवा दिया है, 16 प्रश्न बचे हुए हैं वो अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।